औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि 10th क्लास में आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है। और हमारे इस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम सब ने पूरी दुनिया में देखा होगा, हर वक्त हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया में हज़ारों लाखों किस्म के केमिकल रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं। रिएक्शंस ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। अच्छा जी, अब ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स भी बोल रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी बोल रहे हैं, लेकिन रिएक्टेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होने के लिए, केमिकल रिएक्शंस को करवाने के लिए जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं या मिलाप करती हैं, उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। और ऐसी चीज़ें जो कि रिएक्टेंट्स के मिलाप के नतीजे में, उनके रिएक्ट करने के नतीजे में बनती हैं, उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स बनाने तक के पूरे अमल को हम कहते हैं एक केमिकल रिएक्शन। अब हमारे पास जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, इनकी दो किस्में होती हैं। दो तरह के हमारे पास केमिकल रिएक्शंस मौजूद होते हैं। एक होते हैं हमारे पास कंप्लीट रिएक्शंस और दूसरे होते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शंस। जो हमारे पास कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं, उसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स आपस में फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा से टूटते नहीं हैं रिएक्टेंट्स बनाने के लिए। जस्ट रिएक्टेंट्स का काम होता है प्रोडक्ट्स को बना देना। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जब दूसरी टाइप आ जाती है, जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं या फिर इनकम्प्लीट रिएक्शंस कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स तो बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास प्रोडक्ट्स वापस दोबारा से टूटकर रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएंगे। यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स वापसी रिएक्टेंट्स बना देंगे। यानी हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो चलता रहेगा पूरी ज़िंदगी के लिए भी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे रिएक्शंस असल में हमें तो लग रहे होते हैं कि ये रुके हुए हैं, स्टॉप हुए हैं। एक्चुअली असल में इनफैक्ट वो स्टॉप नहीं होते, बल्कि होते रहते हैं और ये दोनों साइड्स पर अकर हो रहे होते हैं। यानी हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है, प्रोडक्ट बनने के बाद जब वापस रिएक्टेंट्स में टूटती है, उसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जब आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी इनका रेट एक दूसरे के बराबर हो जाता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास बोथ साइड पर अकर होता है। यानी पहले हमारे पास रिएक्शन जो होगा फॉरवर्ड जाएगा, यानी हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा है, हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का हमने रिएक्शन करवाया है आयोडीन के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का कलर आप लोगों के पास पर्पल होता है, आयोडीन का कलर हमारे पास पिंक होता है। लेकिन जब हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है तो हमारे पास वो कलर लेस होता है, यानी उसका कोई भी कलर नहीं होता। और एक बात और सबसे अहम, किसी भी रिएक्शन को हमने जब भी कंप्लीट करना होता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, तो हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान उनको वाज़े करने के लिए एरोहेड लगाना होता है। हमारे पास जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो हमारे पास इस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन है। अभी मैं आपको रिवर्स रिएक्शन के बारे में बता रही हूँ। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलकर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया है, वैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड ये हमारे पास अब टूट कर वापस हमारे पास हाइड्रोजन और प्लस हमारे पास आयोडीन बना देगा। अगर हम इसको एक दूसरे के साथ मिलाकर लिखें
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की क्वेश्चन बन जाती है, जैसे यूँ H2 प्लस I2 डबल एरो हाइड्रोजन आयोडाइड। और हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल थे, आयोडीन के 2 मॉलिक्यूल थे, तो हमारे पास 2HI बन जाएगा। हाँ जी, तो ये था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। उम्मीद है कि आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम समझ आ गया होगा। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की मज़ीद टाइप्स की तरफ जाएंगे। जैसे हमारे पास रिएक्शंस 2 तरह के होते हैं, हमने उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ा, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम गेन भी किया। अब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम भी 2 तरह से होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या चीज़ होती है? ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो हमारे पास हमें आगे चलते हुए दिखाई बिल्कुल भी नहीं देते, बिल्कुल यूँ लगते हैं जैसे ये अपनी जगह पर ही मौजूद हैं। जैसे हम एक इमारत बनाते हैं, एक इमारत हमने बनाई है, एक बिल्डिंग को हमने तामीर किया है, लेकिन वो बिल्डिंग हमेशा अपनी जगह पर ही कायम रहती है। कभी हमने नहीं देखा कि बिल्डिंग गिर गई हो बगैर ऐसे किसी वजह के। क्योंकि उसके ऊपर भी ऐसी फोर्सेस अमल कर रही होती हैं जो कि बोथ साइड्स पर हैं। हमारे पास ज़मीन दीवार को कशिश करेगी, यानी इमारत को कशिश करेगी, बिल्कुल वैसे ही जो हमारे पास इमारत है वो उतना ही हमारे पास फोर्स डालेगी, यानी ज़मीन के ऊपर कायम रहेगी। इसकी सबसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, जैसे अभी आपने पढ़ी, सबसे अहम मिसाल, सबसे आम सी मिसाल वो है बिल्डिंग। उसके बाद हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की जो दूसरी टाइप आती है वो है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारे पास से ही समझ लें जैसे कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, बिल्कुल वैसे ही जाएगा, यानी इसके अंदर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता हुआ भी दिखाई देगा, रिवर्स रिएक्शन भी होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन असल में हमें यूँ लगेगा कि रिएक्शन असल में स्टॉप हुआ है, जो कि ऐसा नहीं है। और आपने इसे एक बहुत आम सी मिसाल जो कि आप लोगों की बुक्स में, आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई है, हाइड्रोजन की आयोडीन के साथ। और सबसे अहम चीज़, जो हमारे पास कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं उनको हमने सिर्फ 1 एरो हेड से शो करना होता है, जबकि हमारे पास जो इनकम्प्लीट रिएक्शन होते हैं यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनको हम डबल एरो हेड से शो करते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इक्विलिब्रियम की करैक्टरिस्टिक्स पे, खसूसियात के ऊपर। हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होता है वो किस तरह की जगह पर, किस तरह की हालत के अंदर हमारे पास गेन होता है वो हमने बताना है। हमारे पास जितने भी इक्विलिब्रियम हमने गेन करना होगा वो हम सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर ही गेन कर सकते हैं। क्यों? अगर हमारे पास क्लोज सिस्टम नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, क्या हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन या फिर रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों का रेट एक दूसरे से चेंज हो सकता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमने फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर रखना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक क्लोज सिस्टम लेंगे और क्लोज सिस्टम के अंदर ही हम इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की हालत होती है उसके अंदर हम सबको पहले से मालूम है कि कोई भी रिएक्शन नहीं रुकता, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलता रहता है और रिवर्स रिएक्शन भी चलता रहता है। हमारे पास रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाएंगे और प्रोडक्ट्स जो होंगे वो मिलके हमारे पास रिएक्टेंट्स बनाएंगे, लेकिन इनकी मिकदार में, इनके अमाउंट में कोई भी कमी बेशी या ज़्यादती नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की हालत है, यानी हमने कोई भी रिएक्शन स्टार्ट किया है तो वह हम किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हैं। हम पहले प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं, उसके बाद हम रिएक्टेंट्स लिख सकते हैं, और
हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपस में मिलाप करवा के भी हम रिएक्शन हासिल कर सकते हैं। यानी ये इस बात पर मुनहसर नहीं है कि हमने रिएक्शन फॉरवर्ड से स्टार्ट किया है या फिर रिवर्स से स्टार्ट किया है, लेकिन हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है या डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, इसके अंदर हमने पोजीशन को, इक्वेशन को हमने एक कंडीशंस देनी होती हैं, यानी प्रेशर और टेम्परेचर हमने इनका कांस्टेंट रखना होता है। हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंजेस लाएंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम उससे मुतासिर हो सकता है। इक्विलिब्रियम हमारे पास अपनी हालत चेंज कर सकता है। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन दिया किसने था वो हमें पता होना चाहिए, जो कि सबसे अहम हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी है। और लॉ ऑफ मास एक्शन खुद ही लॉ के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास एक साइंसदान थे गिल्डबर्ग और दूसरे थे वेग, यानी गिल्डबर्ग और वेग ने मिलकर 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन को पेश किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि किसी भी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिव मास असल में होती क्या चीज़ है? एक्टिव मास हमारे पास किसी भी शय की असल में मिकदार होती है या फिर मोलर कंसंट्रेशन होती है। इसको हम असल में डबल ब्रैकेट के साथ शो करते हैं, जैसे आप लोगों के सामने दी भी गई है, बिल्कुल वैसे ही। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर जैसे पहले मैंने कहा था, बिल्कुल वैसे ही किसी भी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के बराबर होता है। यानी अगर हम एक चीज़ ले रहे हैं तो उसका एक्टिव मास क्या होगा या उसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, उसका हासिल ज़रब लेंगे। और अगर हम किसी शय के बजाय पूरे रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जितनी भी अशिया होंगी जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही होंगी, उनके हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे। अब एक्टिव मास को जैसे मैंने पहले भी बताया, दोबारा से बता रही हूँ कि एक्टिव मास आप लोगों के पास क्या होता है। एक्टिव मास आप लोगों के पास मोलर कंसंट्रेशन होती है, किसी भी चीज़ की मिकदार होती है मोल्स के अंदर। और हम एक्टिव मास को कैसे यूनिट से ज़ाहिर करते हैं? हम एक्टिव मास को मोल डेसीमीटर पर क्यूब के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। इसकी सबसे आम हमने सिंपल सी मिसाल ली है, क्या ए का हमने रिएक्शन करवाया है बी के साथ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक आम सी जनरल सी इक्वेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को यूज़ करेंगे। यानी हमारे पास हम लेंगे रिएक्टेंट्स, फ़र्ज़ करें हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं। एक हमारे पास रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास बी। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि इसीलिए हम इसके साथ डबल एरो लगाएंगे। याद रखिएगा ये जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है ये हमारे पास जस्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ये नहीं ले सकते। यहाँ पे हमारे पास आएगा C प्लस D। अब हमारे पास A प्लस B, क्योंकि ये फॉरवर्ड जा रहा है इसीलिए हम इसके साथ क्या लिखेंगे, KF, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करने के लिए एक यूनिट है। C प्लस D ये वापस टूट के क्या बनाएगा, आप लोगों के पास A प्लस B बनाएगा। यानी ये रिएक्शन हमारे पास रिवर्स में हो रहा है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया है, KR। ठीक है।
यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, हमने ए की, बी की, सी की और डी की मोलर कंसंट्रेशन लिखनी है। और आप लोगों को पता है मोलर कंसंट्रेशन किस तरह से लिखी जाती है। हमने ए के साथ बी स्क्वायर ब्रैकेट डाल देनी है, फिर हम बी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, देन सो ऑन, यानी सी और डी के साथ भी हम ऐसे ही ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई। आगे चलें। आगे हम अब सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी मोलर कंसंट्रेशन के अंदर हम फॉरवर्ड जब जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, तो वो हमारे पास होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमारे पास क्या होगा, वो हम लिखने जा रहे हैं। हमारे पास RF यानी फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपने ऊपर इसकी तारीफ़ में जाना था कि किसी भी शय के रिएक्ट करने का जो हमारे पास रेट होता है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की मोलर कंसंट्रेशन के और बी की मोलर कंसंट्रेशन के। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म करना है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म करते हैं, जब बराबर लगाना की कोशिश करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत ख़त्म करने के साथ साथ क्या करते हैं, एक और चीज़ यूज़ करते हैं, कोई भी कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसी वजह से हम प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को ख़त्म करने के लिए क्या लगाएंगे, के एफ जो है हमारे पास, ये किस चीज़ को शो करेगा, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करेगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं रिवर्स रिएक्शन की जानिब। यहाँ से मैं रेस कर रही हूँ, आप लोग ने परेशान नहीं होना। ये क्या हुआ, आगे हम अब लिखेंगे रिवर्स रिएक्शन के बारे में, यानी के आर हमारे पास क्या होगा। हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट यूज़ किया था वो के एफ यूज़ किया था। अब हम रिवर्स रिएक्शन के लिए जो कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो है के आर। और हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें थी वो सी थी और डी थी। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे, यानी हमने असल में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को ढूंढने के बजाय हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को हासिल करना है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमारे पास रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में या डायनामिक इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया है। तो हम क्या करेंगे, के एफ को रिवर्स रिएक्शन के बराबर करेंगे। हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। यानी हमारे पास जो के एफ होगा वो हमारे पास के आर के बराबर आ जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, के एफ ए बी, ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा के आर सी डी के।
अब छोटा क्यों कर रही है, पूरा बोर्ड तो खत्म कर दिया। अब क्या होगा हमारे पास, हम KF अब हमारे पास जो KC है वह हमारे पास आ जाएगा KF के नीचे। डिवाइडेड बाय KR, ये हमारे पास हो जाएगा CD डिवाइडेड बाय AB। हम इस तरह से किसी भी रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम को मालूम कर लेते हैं। हमारे पास जो पहले भी बताया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नया यूनिट आएगा जिसे हम कहते हैं KC। और यही KC जो होता है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारा लेक्चर आज यहीं तक एंड होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह बाकी हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो बिल्कुल मत हिचकिचाएं, क्योंकि जितने क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लिहाजा बहुत ज़्यादा मेहनत करें, आगे चलें। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।